है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सके और सफलता सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति आपको बनी रहती है। तो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, मेरे द्वारा खुद के द्वारा तैयार किया गया है इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ करंट की भी क्लासेस यहाँ पे करवाई जा रही हैं। अगर जिस स्ट्रेटजी के तहत ये सारे कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, इसे ठीक तरीके से आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जो एडमिशन की बात करें तो एडमिशन फीस 2000 रुपये है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। मतलब आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी यहाँ पे मिल रही है, ताकि आपको बार बार फीस सबमिट ना करनी पड़े, या आप एक से ज्यादा बैच में अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का, बिहार टीजीटी पीजीटी का, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, डी ट्रिपल एसबी, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के बैच आपको हमारे पास मिल जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज का इस सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि समरूप लागत स्थिति वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एकाधिकारी क्या करता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दो बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बात ये जाननी है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, और फिर आपको जानना है कि एकाधिकार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, अर्थात अनेक क्रेता अनेक विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता अनेक विक्रेता होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। उसके बाद क्या होता है कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के माध्यम से होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है। और साथ ही साथ पूर्ण प्रतियोगिता में
मजदूरी का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही होता है और एक मजदूर को उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी प्राप्त होती है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं हमेशा ही दीर्घ काल में सामान्य लाभ कमाती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, उद्योग के द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। इस कारण से कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता सबको ये पता होता है कि प्रचलित कीमत क्या है और उस पे क्रेता और विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है। तो इस वजह से दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को हमेशा ही सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद अगर जो एकाधिकार बाजार की बात करें तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, जिसमें किसी वस्तु का क्या होता है, अकेला विक्रेता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे क्या है, इस पे अधिकार किसका है, सरकार का है, सरकार का है। अगर जो आप चाहें कि ट्रेन खरीद लें तो आप ट्रेन नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, समरूप वस्तु का उत्पादन, उद्योग मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण करता है और दीर्घकाल में फर्में हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है तो हमेशा क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चूंकि अब इजी सी बात है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत अकेला विक्रेता होते हैं तो उत्पादन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और एकाधिकारी हमेशा ये चाहता है कि जितनी वस्तुओं की अर्थव्यवस्था में मांग है, जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम पूर्ति करे, अर्थात उससे कम उत्पादन करे ताकि वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा करके वो अपने लाभ को अधिकतम कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो प्रश्न को देख लीजिए कि समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एकाधिकारी क्या करेगा, हमेशा और हमेशा कम मात्रा में उत्पादन करेगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, उद्योग के द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, दीर्घकाल में फर्में सामान्य लाभ कमाती हैं। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु को बेचने वाला हमेशा अकेला होता है और जब अकेला होगा तो जाहिर सी बात है कि जितनी मांग होगी उससे कम वो उत्पादन करेगा, अर्थात कम पूर्ति करेगा, जिससे वो वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा करके अप्रत्याशित लाभ कमा पाए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कौन कर सकता है, अभी मैं बता रहा था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। सुंदरी कुमारी जी, विकास जी, राकेश जी, ठीक है, मीनू जी, सदानंद जी, नैना यादव जी, रश्मि तिवारी जी, तस्नीम खान जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लाइक शेयर सभी लोग कर दिया करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो अब इजी सी बात है, अभी तो मैं आपको बता रहा था ना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे बस किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण एक उद्योग करता है, ठीक है। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमत का निर्धारण अर्थात प्राइस का निर्धारण एक उद्योग करता है और ये जो कीमत निर्धारित उद्योग करता है इसी पर एक व्यक्तिगत फर्म, इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये Q1, Q2, Q3 किसी भी क्वांटिटी को ये क्या कर सकता है, कितनी भी क्वांटिटी को ये बेच सकता है, लेकिन कीमत कौन निर्धारित करता है, उद्योग करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि ना क्रेता और ना ही विक्रेता, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को कौन प्रभावित कर सकता है, तो कोई नहीं प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग कीमतों का निर्धारण करता है और कोई एक फर्म अगर जो चाहे, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण क्या है, गेहूं की मंडी, ठीक है। तो गेहूं की मंडी क्या होता है, आप देखते हैं ना कि गेहूं की मंडी में जब जाते हैं तो गेहूं एक ही कलर का तो होता है,
रंग में एक ही तरीके का होता है, क्वालिटी में क्वांटिटी में एक ही तरीके का तो होता है ना। तो अगर जो आपसे कोई ये कहे, आप गेहूं की मंडी में जाते हैं, आपसे कोई ये कहे कि हम 1000 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गेहूं आपको बेचेंगे, तो आप उससे खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, दूसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे। सो इजी सी बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत का निर्धारण ना क्रेता करता है और ना ही विक्रेता करता है। तो करता कौन है? तो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है। ठीक है, और फिर वही बात हो जाएगी कि अगर जो मान लीजिए कि किसी वस्तु की मांग ज्यादा है, किसी वस्तु की मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमत क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित विकास की स्थिति में स्वर्ण युग का विश्लेषण किस अर्थशास्त्री ने किया? खूबसूरत सा प्रश्न है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हैरेट डोमर मॉडल में स्वर्ण युग की बात होती है, या श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन की बात करती हैं, जिसपे पूर्ण रोजगार की बात करती है, तो वहां पे भी स्वर्ण युग की बात होती है। लेकिन अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है। थोड़ी आराम से करिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने अपनी जो पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा दी थी उसमें इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था की बात की थी। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी अन्य देश के साथ कोई भी आर्थिक क्रियाएं संचालित नहीं करती है, कोई भी निर्यात आयात नहीं करती है। फिर इन्होंने क्या कहा था कि उत्पादन के दो साधन है, एक श्रम होता है और दूसरा पूंजी होता है। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है। तकनीकी प्रगति क्या होती है? तटस्थ होती है। और श्रम की पूर्ति को भी इन्होंने क्या माना था? सीमित ही माना था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अगर जो ऐसे प्रश्नों के लिए आप ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तो कैसी चीजें हो पाएंगी। मैं बार बार आप लोगों से इसीलिए बोलता हूं कि सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारे कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं, वहाँ कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। अब एक प्रश्न आता है, उसमें बहुत सारी चीजें बताने वाली होती है मुझे, लेकिन एक ही प्रश्न को लेकर के बहुत सारी चीजें मैं बताने लगूं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए, जो नेसेसरी चीजें हैं वो मैं आपको बता ही देता हूं, और बाकी आप एप्लीकेशन पे जो क्लासेस चल रही हैं उसको जरूर पढ़िए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है सिस्टमेटिक वे से, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, रिवीजन करते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, इतने सारे माध्यमों से अगर जो एप्लीकेशन पे आप पढ़ेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा भाई? सब कुछ आपका यहीं से कवर होने वाला है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई और है? अब देखिए, ये भी कितना बच्चों वाला बात है, ये भी कितना बच्चों वाला बात है। ये प्रश्न बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? तो अभी तो हमने देखा कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र क्या होता है? उत्पादन अक्ष के सापेक्ष होता है। कुछ ऐसा ही तो होता है ना, कुछ ऐसा ही तो होता है ना, कुछ ऐसा ही तो होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, समानांतर तथा समान ढाल वाला, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई एक फर्म जो होती है ना, वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा जो कीमतों का निर्धारण होता है, उसी कीमत पर कोई एक व्यक्तिगत फर्म या कोई एक फर्म उसी कीमत पर जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, जहां पे क्या होता है, AR इज इक्वल टू MR होता है। और AR किसके बराबर होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। AR इज इक्वल टू क्या होता है? MR होता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम औसत लागत के जब विद्यमान हो। अब देखिए, अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो एक ही बात को अलग अलग शब्दों में, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से प्रश्न बन रहा है ना। और अगर जो आप नहीं ठीक से पढ़े रहेंगे तो फिर आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रह जाएंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर?
कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है उसके उत्पादन की न्यूनतम औसत लागत से। किस प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्मों की दीर्घकाल की बात हो रही है, मतलब 20 साल से ज्यादा की बात हो रही है। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होता है कि अल्पकाल क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है। तो आसान भाषा में बताऊं तो अल्पकाल का मतलब कि 15 महीने से नीचे, मध्यकाल का मतलब कि 15 महीने और 5 साल के बीच का समय, और दीर्घकाल का मतलब कि 20 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है। ये बोल रहे हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता बिल्कुल ठीक है। तो आपने यही तो बार बार पढ़ा है ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो दीर्घकाल तक तभी सरवाइव कर सकती हैं जब उनकी औसत लागत क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। और जब उनकी औसत लागत न्यूनतम होती है तो यही फर्में क्या होती हैं, साम्य की स्थिति में होती हैं या संतुलन की स्थिति में होती हैं। साम्य या संतुलन की स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि दे अधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर। स्टेकल वर्ग मॉडल अगर जो आप दे अधिकार के अंतर्गत आपने स्टेकल वर्ग मॉडल पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर पाएंगे। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ए बी विविधता आ रही है, ए बी काफी विविधता आ रही है भाई। तो स्टेकल वर्ग मॉडल एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, बशर्ते मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे शब्दों को आप क्या करिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए, देयाधिकार के अंतर्गत स्टेकल वर्ग मॉडल ये बताता है कि देयाधिकार क्या होती है, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के दो विक्रेता होते हैं। जैसे एकाधिकार में किसी वस्तु को बेचने वाला एक होता है, उसी तरीके से द्वयाधिकार में किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बस बता रहा हूं, उस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि लक्स साबुन है और लाइफ बॉय साबुन है, ठीक है। लक्स और लाइफ बॉय दोनों साबुन बेचती हैं, ठीक है। लक्स की भी कीमत 10 रुपए है, ठीक है, और लाइफ बॉय की भी कीमत 10 रुपए है। लक्स भी 10 रुपए में बिक रहा है और लाइफ बॉय भी 10 रुपए में बिक रहा है। अब लक्स ने क्या कर दिया, लक्स ने कर दिया कि अब हम अपने साबुन को केवल 9 रुपए में बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब लाइफ बॉय क्या करेगा, लाइफ बॉय की मजबूरी हो जाएगी कि भाई अब वो अगर जो लक्स 9 रुपए में मिल जा रहा है तो कोई लाइफ बॉय 10 रुपए का क्यों खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में जब लक्स ने 10 रुपए की जगह पे 9 रुपए की अपनी साबुन बेचने लगा तो तो लाइफ बॉय भी क्या करेगा, ये भी 9 रुपए में बेचने लगेगा, ये भी साबुन को क्या करने लगेगा, 9 रुपए में बेचने लगेगा। फिर लक्स नहीं मानेगा, फिर कहेगा कि अब हम 8 रुपए में बेचेंगे। तो जब ये 8 रुपए में बेचेगा तो इसकी भी मजबूरी हो जाएगी, ये भी 8 रुपए में बेचना चाहेगा या बेचेगा, क्योंकि नहीं बेचेगा तो इसके कस्टमर सारे भाग जाएंगे किसके पास, लक्स के पास। तो ये भी 8 रुपए में बेचेगा, तो ये भी 8 रुपए में बेचेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी औसत जो न्यूनतम लागत है वो भी कीमत के बराबर नहीं हो पाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि इसी तरीके से ये युद्ध लड़ते रहे तो एक समय ऐसा आता है कि 4 रुपए ये भी कर देता है और 4 रुपए ये भी साबुन की कीमत को कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों फर्मों को क्या होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा, क्योंकि इनकी औसत लागत ही नहीं निकल पा रही है। तो क्या हो रहा है इनके मध्य कीमत युद्ध प्रारंभ हो रहा है। इनके मध्य क्या हो रहा है, कीमत युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि विक्रेताओं के मध्य क्या हो जाएगा, कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, तो दे अधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो विक्रेताओं के मध्य कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात मान लीजिए कि दो विक्रेता हैं, अगर जो लक्स है और लाइफ बॉय है, तो लक्स भी 10 रुपए में बेच रहा है, लाइफ बॉय भी 10 रुपए में बेच रहा है, लेकिन लक्स ने कहा कि अब हम 9 रुपए में बेचेंगे। तो अब 9 रुपए में जब लक्स बेचेगा तो लाइफ बॉय की भी मजबूरी हो जाएगी कि भैया अगर जो लाइफ बॉय कम नहीं करेगा कीमत तो लक्स को, लाइफ बॉय को छोड़ करके लोग किसको यूज करने लगेंगे, लक्स को यूज करने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में लाइफ बॉय भी 9 रुपए करेगा, फिर ये 8 रुपए करेगा तो ये भी 8 रुपए करेगा। मतलब दोनों के मध्य क्या होने लग रहा है, कीमत युद्ध
प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न यही स्टेकलबर्ग का मॉडल बताता है। अगला कि निम्न में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकार उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा। अब देखिए अल्पाधिकारी बाजार क्या होता है या अल्पाधिकार क्या होता है। तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, जिसमें थोड़े विक्रेता होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, जिसमें 10 से कम विक्रेता होते हैं या 12 से कम विक्रेता होते हैं। ठीक है, यही तो होता है ना अल्पाधिकार बाजार की स्थिति। फिर अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है, तो स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। जो कुछ फर्में होती हैं, ये सभी फर्में आपस में मिलकर के एक संगठन का निर्माण करती है जिसे कार्टेल कहा जाता है। और ये कार्टेल ही निर्धारित करता है कि हम कितने रुपए में अपने वस्तुओं को मार्केट में बेचेंगे। तो कार्टेल जो है वो कम से कम कीमत निर्धारित करता है ताकि नई फर्में उद्योग में एंट्री न कर पाए। तो अब चलिए इस प्रश्न की बात हम करें। तो निम्न में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा। तो अगर जो मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है भैया कि जब मांग बढ़ जाएगी तो ये कुछ विक्रेता रहेंगे, तो जितनी मांग हो रही है इतना पूर्ति तो ये कर नहीं पाएंगे। तो इतना पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में अगर जो मांग में वृद्धि हो रही है, वस्तुओं की मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कोई नई फर्म भी अगर जो उद्योग में एंट्री करेगी तो उसे कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला अल्पाधिकार के स्वीजी मॉडल के अंतर्गत मांग में वृद्धि मांग वक्र के ऊपरी भाग को बनाएगा। अब देखिए स्वीजी मॉडल को आपने अगर जो पढ़ा होगा, पाल स्वीजी साहब ने अल्पाधिकार के संदर्भ में विकुंचित मांग वक्र की बात ये करते हैं। और विकुंचित मांग वक्र के अंतर्गत ये क्या कहते हैं कि जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र जो होता है वो कम लोचदार हो जाता है क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो थोड़ी ध्यान से समझिएगा। तो पाल स्वीजी साहब ने जो नियम दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो ऊपर वाला वक्र होता है वो क्या होता है, वो लोचदार होता है, और जो नीचे वाला वक्र होता है ये बेलोचदार होता है। नीचे वाला क्या होता है, बेलोचदार होता है, और ऊपर वाला वक्र क्या होता है, ये जो होता है ये लोचदार होता है, लोचदार होता है। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, कम लोचदार होगा। तो जितने लोग भी ऊपर वाले भाग की बात हो रही है ना, तो ऊपर वाला लोचदार अर्थात कम लोचदार होगा, और नीचे वाला क्या होता है, बेलोचदार होता है। और हाँ ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मांग में वृद्धि होने पर मांग वक्र कम लोचदार हो जाता है क्योंकि मूल्य में वृद्धि होने लगती है। अगला प्रश्न, बायोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ क्या होता है। बायोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ क्या होता है। सभी लोग यार लाइक और शेयर तो कर दो, इतने सारे लोग देख रहे हो। अनुराधा जी, भगवंती जी, राजेश कुमार सिंह जी, पिंकी जी, अफजल हसन जी, संजय बहादुर लाल जी, गौरव शर्मा जी, रश्मि तिवारी जी, तस्नीम खान जी, प्रदीप जी, नैना यादव जी, विकास कुमार मिश्रा जी, अफजल हसन जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हाँ ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा, सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब ये बायोमेट्रिक नेतृत्व जो है ये भी किससे संबंधित है, ये भी आप अल्पाधिकार के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत भी आप क्या करते हैं कि बायोमेट्रिक निहितार्थ को आप पढ़ते हैं। और बायोमेट्रिक नेतृत्व का मतलब ये होता है कि सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व। जैसे अगर जो हम आसान भाषा में आपको बताएं, समझने के लिए आसान भाषा में बताएं, तो जैसे अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 10 से कम फर्में होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम बिस्किट उद्योग का उदाहरण ले लें, ठीक है,
और मान ले कि एक पार्ले जी है, एक क्रिक जैक है, एक पतंजलि का बिस्किट है, जैसे कुछ मान ले अल्पाधिकार वाली स्थिति बना ले, तो आपको आपको ये पता होगा कि पार्ले जी बहुत सालों से, हम लोग जब बचपन की स्थिति में थे उस समय से पार्ले जी बिस्किट बेच रहा है, और पार्ले जी उस समय भी 4 रुपए में बिस्किट बेचता था और आज वो 5 रुपए में बिस्किट बेच रहा है। लेकिन और जितनी भी बिस्किट की कंपनियां हैं वो सब बिस्किट की कंपनियों की ये मजबूरी बन गई है कि भैया हम 5 रुपए का बिस्कुट बेचेंगे। अब सोचिए बाबा रामदेव जी भी 5 रुपए का बिस्किट बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि पार्ले जी 5 रुपए का बेच रहा है। अगर जो बाबा रामदेव जी 5 रुपए का नहीं बेचेंगे, 5 रुपए से ज्यादा का बेचेंगे तो लोग पार्ले जी खरीद लेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि यार पार्ले जी बिस्किट बढ़िया है, क्योंकि बहुत सालों से चला आ रहा है। तो बायोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ होता है कि सर्वाधिक अनुभवी फर्मों का नेतृत्व, अर्थात अगर जो बिस्किट उद्योग की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक अनुभवी फर्म कौन है? पार्ले जी है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या हो गया, इतना बात क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? हा? क्या हो गया? एक सेकेंड, क्या हो, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर के लेखक कौन है? एक खूबसूरत सा ये प्रश्न बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर जो आप थियरी थियरी ऑफ गेम्स एंड थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के लेखक की बात करें तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था न्यूमैन ने। और इसमें इन्होंने क्या बताया था? तो इसमें इन्होंने अल्पाधिकार या दया अधिकार की स्थिति के बारे में बात किया था कि अगर जो दो फर्में हैं या दो से ज्यादा फर्में हैं तो ये सारी फर्में आपस में मिल करके अपने हितों की रक्षा करने के लिए परस्पर सहयोग की भावना एक दूसरे के साथ विकसित करती हैं। सो न्यूमैन ने दिया था। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, किसी एक अधिकारी के लिए यदि कीमत 16 है तथा मांग की लोच 2 है तो सीमांत आय होगी। चलिए, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो आप इसे ठीक तरीके से सॉल्व करेंगे तो, और एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो हजारों बच्चों से कंपटीशन में आप आगे चले जाएंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। कैसे करेंगे इस प्रश्न का उत्तर? फार्मूला बताइए। कैसे करेंगे इस प्रश्न का उत्तर? फार्मूला बताइए। तो एम आर इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर ब्रैकेट में 1 - 1/E। ई क्या बताता है? लोच को बताता है। ई क्या बताता है? लोच को बताता है। और आप लोग को पता ही होगा कि जो ए आर होता है वो किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। और पी कितना दिया गया है? पी दिया गया है 16। ए आर किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। और पी कितने कीमत के बराबर होता है? और कीमत कितना दिया गया है? 16। अब चलिए थोड़ा सा इसे सॉल्व करिए। ये क्या पूछ रहा है? ये सीमांत आय आपसे पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? सीमांत आय, अर्थात एम आर ही आपसे पूछ रहा है ना। एम आर ही आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर इज इक्वल टू ए आर किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है, अर्थात कीमत के बराबर होता है। तो पी कितना हो गया? 16 हो गया। ब्रैकेट में 1 - 1/E। ई कितना दिया है? अर्थात मांग की लोच। ई क्या इंडिकेट करता है? मांग की लोच को इंडिकेट करता है। तो 2 हो जाएगा। तो एम आर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 × 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और
नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2। तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू 16 गुणा 1/2, ठीक है, 8 आ जाएगा, अर्थात एम आर का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यही एम आर आपसे पूछ रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिकारी निश्चित कर सकता है, अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। एकाधिकारी, अरे मैं लाइव ही हूँ यार, क्या हुआ, ये कौन भ्रांति फैला रहा है भाई, मैं लाइव ही क्लास ले रहा हूँ, क्या हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। कौन से अच्छा, स्वीजी साहब की बात कर रहे हैं। अरे भाई स्वीजी साहब क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला बक्र जो होता है ये लोचदार होता है। यही तो मैं आपको बताया कि ऊपर वाला बक्र लोचदार होता है और नीचे वाला बक्र बेलोचदार होता है। यही तो मैंने आपको बताया, और क्या बताया, ठीक है। चलिए, एकाधिकारी निश्चित कर सकता है, तो इजी सी बात है सर कि एकाधिकारी क्या निश्चित कर सकता है, ठीक है। तो एकाधिकारी बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु का विक्रेता किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। अब अगर जो किसी वस्तु को आप बेचेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो केवल और केवल आप बेच रहे हैं और कोई बेच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन आपके पास होगी, दो तरीके से आप सोचेंगे। पहले तो आप ये सोचेंगे कि जितनी वस्तुओं की मांग है ना, जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम उत्पादन किया जाए, अर्थात उससे कम उत्पादन किया जाए, अर्थात जितनी मांग है पूर्ति कम किया जाए, जिससे जब वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होगी और उस वस्तु की पूर्ति अर्थात उत्पादन कम होगा, तो वस्तु की कीमत को बढ़ा करके हम अपने लाभ को क्या कर लेंगे, अधिकतम कर लेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन आप इस तरीके से सोचेंगे। दूसरी कंडीशन में आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि भैया जिस तरीके से मांग में वृद्धि हो रही है ना, उसी तरीके से हम पूर्ति में भी वृद्धि कर दें, अर्थात उत्पादन में भी वृद्धि कर दें और कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाएं, ठीक है। कम मार्जिन पे क्या करें, ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाएं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि या तो मूल्य को या तो उत्पादन को, तो एट द सेम टाइम ये केवल एक ही काम कर सकता है, अर्थात आप केवल या तो ये कर सकते हैं नहीं तो ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं एट द सेम टाइम पे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है बताइए। क्या उत्तर आ रहा है, इजी सी बात है। तो अभी आपने देखा कि विकुंचित मांग वक्र जो है ये अल्पाधिकार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, अल्पाधिकार से। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा पाल स्वीजी साहब ने दिया था और ऊपर वाला वक्र लोचदार और नीचे वाला वक्र बेलोचदार उन्होंने बताया था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि का कीमत विभेद है, प्रथम कोटि का कीमत विभेद इसमें से कौन सा है। तो अब इजी सी बात है, देखिए कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कीमत विभेद एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद देखने को मिलता है। और कीमत विभेद होता क्या है, तो एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है, ठीक है। तो एकाधिकार के अंतर्गत चूंकि किसी वस्तु का विक्रेता क्या होता है, अकेला होता है, तो एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण पाया जाता है। और कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स वस्तु का आप उत्पादन करते हैं और इस एक्स वस्तु की जो उत्पादन लागत है वो 10 रुपए आती है, लेकिन आप इसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में इसे आप 15 रुपए में बेच देते हैं, बिहार में इसे ले जा करके आप 20 रुपए में बेच देते हैं,
मध्य प्रदेश में इसे ले जा करके आप 35 रुपये में बेच देते हैं, झारखंड में ले जा करके इसे आप 36 रुपये में बेच देते हैं। तो यही कहा जाता है कीमत विभेदीकरण, कि एक ही लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पे बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। और कीमत विभेदीकरण 3 प्रकार का होता है। ये बात किसने कही थी? तो पीगू ने कहा था। पीगू ने क्या कहा था कि कीमत विभेदीकरण 3 प्रकार का होता है। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। जिसके अंतर्गत प्रथम कोटि की कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत उन्होंने उदाहरण दिया था किसका? वकील का और डॉक्टर का। वकील का और डॉक्टर का। वकील और डॉक्टर, वकील और डॉक्टर जो होते हैं वो प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण के उदाहरण होते हैं। जैसे आप अगर जो कभी किसी वकील से मिलेंगे तो वकील ये देखेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। वकील को क्या करना है? कोर्ट में खड़ा होकर के केस ही तो लड़ना है। वो अमीर के लिए भी उतना ही मेहनत करेगा, गरीब के लिए भी उतना ही मेहनत करेगा। और वकील का गोल क्या होता है? उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो वो केस अपने हाथ में लिया है उसे जीते ही। लेकिन वकील जब अमीर व्यक्ति देखता है तो उससे ज्यादा फीस चार्ज करता है, और गरीब व्यक्ति देखता है तो उससे कम फीस चार्ज करता है। मतलब वो अपने विवेक के अनुसार इस बात को समझता है कि कौन कितना फीस दे सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं ना कि जब उत्पादक प्रत्येक इकाई के लिए भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त करता है तो उसे कीमत विभेदीकरण कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कीमत विभेदीकरण कहाँ पे देखने को मिलता है? एकाधिकार के अंतर्गत मिलता है। कीमत विभेदीकरण होता क्या है? तो किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। कीमत विभेदीकरण 3 प्रकार का होता है। ये बात किसने बताई थी? पीगू ने बताई थी। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत उन्होंने डॉक्टर और वकील का उदाहरण लिया था कि एक जो वकील होता है वो क्या करता है कि अपने क्लाइंट को देख करके एक ही सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज लेता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सभी लोग यार लाइक और शेयर तो कर दो, इतने सारे लोग क्लास आप लोग देख रहे हो। सभी लोग से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी बहुत कम लोग लाइक और शेयर किए हैं। एक बार सभी लोग पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? देखिए अब फिर यहाँ पे आपको पीगू साहब याद आने चाहिए। फिर पीगू साहब आपको याद आने चाहिए। पीगू साहब ने क्या कहा? पीगू साहब ने, एक तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। लेकिन इन केस अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, अर्थात बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या बेरोजगारी को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। मजदूरों के मौद्रिक मजदूरी में क्या करनी चाहिए? कटौती करनी चाहिए। मौद्रिक मजदूरों में मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि मौद्रिक मजदूरी में सामान्य कटौती करनी चाहिए, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए थोड़ा आराम से। किन्स साहब की बात हो रही है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में घबराने लगते हैं। ये बच्चों वाला प्रश्न है, ये बच्चों वाला प्रश्न है। छोटा सा बच्चा भी बताएगा अगर जो एक बार वो मुझसे पढ़ लेगा ठीक से। तो एक बार आप मुझे ध्यान से सुन लेंगे तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं क्या? देखिए, तो किन्स साहब के अनुसार बचत और निवेश परिभाषाओं के अनुसार सदैव बराबर होते हैं। क्या ये बात ठीक है? उसके बाद, पर जब वे बराबर नहीं होते हैं तो असाम्य उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों कथनों में सामंजस्य किस प्रकार बांधा जा सकता है? तो देखिए किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स साहब ने कहा था कि लोगों की जो आय होती है ना, एक व्यक्ति की जो आय है वो बराबर होती है उपभोग के और प्लस बचत के। मतलब आप खुद सोचिए ना कि आपके पास जो इनकम आती है, अगर जो 100 रुपए आपके पास आय आ रही है
और उसमें से 60 रुपया आप उपभोग कर ले रहे हैं, तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 40 रुपया बचेगा। और ये जो बचत होता है वही निवेश के बराबर होता है। जो बचत होता है वही क्या होता है? निवेश के बराबर होता है। अर्थात 60 रुपये तो आप उपभोग कर लिए, तो अब आप कितना निवेश करेंगे? 40 रुपये ही तो निवेश करेंगे, क्योंकि 40 रुपये ही आपका बचत हो गया। तो यही बात तो बताते हैं ना किन साहब सॉरी। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो किन साहब ने क्या कहा कि आय जो होता है वो उपभोग प्लस बचत के बराबर होता है, अर्थात y इज इक्वल टू सी प्लस एस के बराबर होता है। और जो s होता है वही इन्वेस्टमेंट होता है, अर्थात s इज इक्वल टू आई के बराबर होता है। अर्थात अगर जो एक व्यक्ति की आय 100 रुपए है, उसमें से 60 रुपए उपभोग कर लेता है तो 40 रुपये बचेगा। और ये जो 40 रुपये बचेगा ना, यही वो किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए निवेश कर सकता है। अब आइए प्रश्न पे। तो प्रत्याशित या नियोजित बचत प्रत्याशित या नियोजित निवेश के बराबर होता है। तो बता तो दिया कि बचत किसके बराबर होता है? निवेश के बराबर होता है। यही तो बात होती है, यही तो बात है। ठीक है। और प्राप्त बचत प्राप्त निवेश के बराबर होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बचत और निवेश सारणी एक रूप का होता है। नहीं, ये भी गलत है। बचत और निवेश आय के साम्य स्तर पे निर्भर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है कि बचत और निवेश जो होता है वो आय पर निर्भर करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं कि 1 और 4 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में श्रम बाजार की पूर्ण निकासी होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए। और हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे। और सभी बैचेस में एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में दिए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल सटीक भाषा में मैं वहाँ पे क्लास लेता हूँ, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। सिस्टमेटिक वे से क्लास होती है इकोनॉमिक्स की। कम से कम मैं 200 क्लास आपको प्रोवाइड करता हूँ, प्रत्येक बैच में अप्रोक्सीमेटली 200 क्लास में प्रोवाइड कराता हूँ। आप आराम से क्लासेस को पढ़ते रहिए। कंप्लीट मैं नोट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है समय समय पे, सप्ताह में यार कम से कम एक टेस्ट तो बनता है ना। एक टेस्ट बनता है कि आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। यार कहाँ से प्रश्न आएगा, बहुत ही कम समय में सिस्टमेटिक वे से आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है, और एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आप एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट वहां से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है, सब बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में श्रम बाजार की पूर्ण निकासी किससे होती है? तो मजदूरी दर की लोचशीलता के अनुसार। अब इसके लिए तो यार मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि इन सारी चीजों के पीछे इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो रट्टा मार के हो नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में श्रम बाजार की पूर्ण निकासी किससे होती है? तो मजदूरी दर की लोचशीलता के कारण। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, अर्थात खास करके जो पिगू हुए, उन्होंने ये कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान होती है तो मौद्रिक मजदूरी में आप कटौती कर लीजिए, जिससे बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सत्य नहीं है? बेसिकली आपको यही बताना है। क्या उत्तर आ रहे भाई? ठीक है, बी बोल रहे हैं।
बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, और कोई भाई? कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। लाइक और शेयर करते रहा करिए आप लोग, बहुत कम लाइक है। आप देख लीजिए जितने सारे लोग क्लास देख रहे हैं उसकी अपेक्षा लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से, लाइक शेयर किया करो यार। फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता, हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं ना कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। एक लाइक कर देंगे, एक शेयर कर देंगे तो फ्री का ज्ञान थोड़ी होगा। क्या उत्तर आ रहा है? तो अगर जो आपने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो इन लोगों ने क्या कहा था? इन लोगों ने कहा था कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, देयर इज नो डाउट। से का बाजार नियम क्रियाशील है, अर्थात पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, और ब्याज दर पूंजी बाजार में संतुलन स्थापित करता है। बात ये भी ठीक है। और इन्होंने कहा था कि कीमतें जो होती है वो परिवर्तनशील होती हैं, अर्थात कीमतें स्थिर नहीं होती हैं। कीमतें क्या होती हैं? स्थिर नहीं होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी? क्योंकि कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सा नहीं है? कीमतें स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि मौद्रिक अर्थशास्त्री विश्वास करते हैं कि, कौन है भाई? कई सारे स्टूडेंट हमको ही हमारा वीडियो शेयर कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ कोई हमको ही वीडियो सेंड कर रहा है? हम अपनी क्लास क्यों देखेंगे भाई? है? हम अपनी क्लास क्यों देखेंगे? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो मौद्रिक अर्थशास्त्री क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, कुछ ए भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मौद्रिक अर्थशास्त्री किन बातों में विश्वास करते थे? तो उनका क्या क्या कहना था? उनका क्या क्या कहना था? तो उनका ये कहना था कि मुद्रा पूर्ति में कीमतों से पहले परिवर्तन होता है। अर्थात उन लोगों ने बोला था ना कि जब कीमतों अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सबके पास पैसा आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ। अरे भाई, अगर जो 50,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के जेब में है और 50,000 करोड़ रुपया भारत सरकार अर्थव्यवस्था में डालती है, तो अगर जो किसी एक बिजनेसमैन के पास भी ये पैसा चला जाएगा तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा कि उससे मजदूरों को मजदूरी देगा, उससे वो टेक्नोलॉजी खरीदेगा। तो ये 50,000 करोड़ अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे स्वतः ही प्रसारित हो जाएगा। तो जब स्वतः ही प्रसारित हो जाएगा तो सबके पास पैसा आ जाएगा। तो सबके पास पैसा आ जाएगा, इसका मतलब कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है तो लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे, और जब लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे और उस तरीके से पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ये वाला है पहला पॉइंट, ये तो बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग मांग बढ़ाएंगे, लेकिन पूर्ति। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सर जी पूर्ति क्यों नहीं बढ़ेगा? तो भाई, हम और आप अपनी जिंदगी में सैकड़ों वस्तुओं का उपभोग करते हैं या सैकड़ों वस्तुओं का मांग हम लोग करते हैं, लेकिन क्या हम लोग किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं? क्या नहीं करते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़ जाती है, पूर्ति कम हो जाएगी तो वस्तु की कीमत में वृद्धि आएगी, देयर इज नो डाउट, ये ठीक है। मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन के बाद होता है, नहीं भैया पहले होता है, ये गलत हो जाएगा। मुद्रा के समान मांग कीमतों के साथ अनुपातिक रूप से बदलता रहता है, ये भी तो मुद्रा की, एक सेकंड रुकिए, मुद्रा की समान मांग कीमतों के साथ अनुपातिक रूप में बदलता रहता है। हाँ भाई, ये बात फिशर साहब ने कही थी ना कि कीमतों अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर दो गुना बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो ये भी तो बात ठीक है। उसके आगे देखते हैं, मुद्रा की वास्तविक मांग कीमतों के साथ समानुपातिक रूप से परिवर्तित होती है। नहीं, वास्तविक मांग की कहाँ पे बात होती है, ये तो गलत हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि 1 और 3 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला
कि प्राचीन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो MV = PT समीकरण में व्यक्त किया जाता है निम्न की व्याख्या नहीं करता है। किसकी व्याख्या नहीं करता? किसकी व्याख्या नहीं करता है बताइए। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये किसका समीकरण है, ये फिशर का समीकरण है। किसका समीकरण है? ये फिशर का है ना, फिशर का समीकरण है। फिशर साहब ने मूल समीकरण जो दिया था वो क्या बोला था? मूल समीकरण क्या था? MV = PT। इसमें क्या बोला था कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो कीमत स्तर 2 गुना बढ़ जाएगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। फिर संशोधित समीकरण क्या था इनका? संशोधित समीकरण क्या था? तो इनका जो संशोधित समीकरण था वो था M-V- प्लस MV = PT। ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और फिशर का समीकरण बताता क्या है कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इजी सी बात है कि जब मांग बढ़ेगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो कीमतों में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। ये बात फिशर साहब ने कहा था। चलिए पहले आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं करता है? तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। नहीं भैया, उत्पादन की ये बात ही नहीं करते हैं। ये बस इतनी सी बात करते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि आ जाएगी। कीमत स्तर कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। और मुद्रा का जो वैल्यू होगा, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो आधा हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग को ये बात नहीं समझ में आती है कि कैसे कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की वैल्यू कैसे गिरती है? तो मुद्रा की वैल्यू ऐसे गिरती है कि आप बचपन में 1 रुपए में 4 गोलगप्पे खाते थे, लेकिन अब 10 रुपए में 4 गोलगप्पे खा रहे हैं। इट मीन्स कि बचपन में 10 रुपए में 40 गोलगप्पे मिलते थे। 10 रुपए में 40 गोलगप्पे आज से 20-25 साल पहले मिलते थे, 30 साल पहले मिलते थे। लेकिन अब 10 रुपए में 4 गोलगप्पे मिल रहे हैं, अर्थात 36 गोलगप्पे का नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि गोलगप्पे की कीमत बढ़ गई। जब गोलगप्पे की कीमत बढ़ गई तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, इस बात को समझिएगा सर। अगला कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का सापेक्ष मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, सापेक्ष मूल्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का सापेक्ष मूल्यों पे, ये भी गलत है। अच्छा, ये नहीं कह रहा है ना? हाँ ठीक है, तब तो डी ऑप्शन ठीक है। नहीं करता है, किसकी व्याख्या नहीं करता है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो मेरे शब्द को अपने दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ पे पढ़िएगा जरूर कि नहीं दिया है कि हाँ दिया है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे गलत करते हैं। नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं, हाँ को नहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा जरूर, मेरे शब्द को ध्यान रखिएगा कि लाइव स्टडी इलाहाबाद पे सर ये बात बता रहे थे कि बच्चे गलती करते हैं और आप भी गलती कभी ना कभी किए होंगे। अगला क्या उत्तर आ रहा है सर? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोलने। अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का क्या परिणाम होगा? बेसिकली आपको ये बताना है। तो क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या आपकी बात ठीक है? एब्सोल्युटली ठीक है। देखते हैं कैसे ठीक है। तो यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, मतलब अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो इसका मतलब कि पैसा सबके पास आएगा ना। अभी तो मैंने आपसे कहा कि अगर जो 10,000 करोड़ रुपए मान लीजिए कि भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डाल रही है, तो 10,000 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति की जेब में थोड़ी चला जाएगा। अगर जो एक व्यक्ति की जेब में चला भी जाएगा तो अपने घर में पैसा थोड़ी रखा रहेगा। वो उससे कुछ काम करेगा, तो कुछ श्रमिक रखेगा तो ये पैसा श्रमिकों के पास भी जाएगा। तकनीकी खरीदेगा तो इससे जो विक्रेता होंगे वो भी पैसा पाएंगे। तो जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होता है तो ऐसी स्थिति में
लोगों के पास पैसा आ जाता है, सबके पास पैसा हो जाएगा। सबके पास पैसा होगा तो सभी लोग क्या करेंगे कि वस्तुओं की मांग को बढ़ा देंगे। अरे भाई आप अमीर होंगे तो बहुत सारी वस्तुओं को खरीदेंगे। तो जब आप वस्तुओं की मांग को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी आय में वृद्धि हो रही है। और जब आपकी आय बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा होगा तो आप ऋण क्यों लेने जाएंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो आप ऋण क्यों लेने जाएंगे। और जब आप ऋण लेने नहीं जाएंगे तो इजी सी बात है कि जब ऋण की मांग कम लोग करेंगे तो ब्याज की दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बैंक कहती है ना कि आइए 0% ब्याज दर पे आप ऋण लेकर के जाइए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संदर्भ में सत्य है। मुद्रा के मांग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चलिए भाई बताइए। गौरव शर्मा जी, अर्पिता जी, सुनीता गुप्ता जी, संध्या पांडे जी, राजेश कुमार सिंह जी, पूजा मिश्रा जी, गणपत लाल माली जी, रवि कुमार जी, रंजीत कुमार जी, कृष्णा दुबे जी, नीलम सिंह जी, सुनीता गुप्ता जी, राजन सिंह जी, भगवंती जी। सभी लोगों से निवेदन है, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। लाइक शेयर किया करिए, लाइक शेयर किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है। और अपनी जिंदगी को आप ही सुधार सकते हैं, दुनिया में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे। अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। क्या उत्तर आ रहा है। बहुत सारे लोग क्या हैं कि आते हैं, क्लास 10 मिनट देखेंगे, 20 मिनट क्लास देखेंगे, आधे घंटे क्लास देखेंगे, चले जाएंगे और उम्मीद ये करते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। ये जो बच्चे 2-2 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं से आपको कंपटीट करना है। यही बच्चे आपके कंपटीशन में बैठेंगे। तो अगर जो इनसे लड़ना है तो आपको भी इनके जैसे बनना पड़ेगा। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बात बहुत सत्य है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बहुत समय देगा, और कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग को लगता है कि यार हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। देखिए, कोई भी पढ़ाई में कमजोर या कोई भी बहुत मजबूत नहीं होता है। जिस बच्चे को आज आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो सालों से बहुत मेहनत किया है, वो सालों से बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है, बहुत पढ़ा है, तब वो जाकर के आज अच्छा कर रहा है। और एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर जो यही कंसिस्टेंसी उसकी जारी रही तो एग्जामिनेशन हॉल में भी वो अच्छा करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। क्योंकि जो मैं करवा रहा हूँ यही सारी चीजें आपके पेपर में भी आती हैं, इससे अलग कुछ नहीं आती है। आप 200 क्लास आप मेरी एप्लीकेशन पे, 100 क्लास मेरी आप यूट्यूब पे देख लीजिए। फिर इकोनॉमिक्स का कोई भी पेपर आप जाके उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी राज्य का हो। शिक्षक भर्ती का कोई भी पेपर हो जाके आप उठा के देख लीजिए। 200 क्लास एप्लीकेशन पे कर लीजिए, 100 क्लास यूट्यूब पे कर लीजिए। सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी, बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कितना करना पड़ेगा। 200 क्लास मतलब 200 घंटे की क्लास वहां पे है, और 100 क्लास यहाँ का मतलब कि 200 घंटे यहाँ। 400 घंटे अगर जो आप पढ़ लेंगे तो भाई अपने आप को मानिए कि आप रेस में। 400 घंटे अगर जो पढ़ने की आपके पास क्षमता नहीं है तो आप कंपटीशन में वैसे ही बाहर है। सीधी सीधी बात है, कंपटीशन में आप वैसे ही बाहर है। आप, बहुत सारे लोग को लगता है कि चले देखा जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा कुछ नहीं होगा। देख ही तो रहे हैं जिंदगी में, इतने दिनों से देख ही रहे हैं ना। तो लग जाइए यार, मेहनत करिए। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझिए, आगे बढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संदर्भ में सत्य है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि आय के स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित होता है तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। अभी तो मैंने बताया कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सबके पास पैसा आएगा। सबके पास पैसा आएगा, इसका मतलब कि सबकी आय बढ़ रही है, अर्थात आय धनात्मक हो रही है। और जब सबके पास आय हो रही है तो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब पैसा होगा तो ऋण क्यों लेंगे। ऋण नहीं लेंगे तो ब्याज दर में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला,
कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के MV इज इक्वल टू PT प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए भाई। ठीक है, ठीक है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के MV इज इक्वल टू PT प्रारूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? MV इज इक्वल टू PT में किसने दिया? मुद्रा परिमाण का सिद्धांत ये किसने दिया? तो ये दिया था फिशर साहब ने। फिशर साहब का मूल समीकरण है MV इज इक्वल टू PT, संशोधित समीकरण है M डैश V डैश प्लस MV इज इक्वल टू PT। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में आधे की कमी आती है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि MV इज इक्वल टू PT में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने हेतु मुद्रा के औसत प्रयोगों को मापता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि देखिए बार बार मैं बोलता हूं क्योंकि कई सारे नए बच्चे भी होते हैं तो उनको भी ये बात समझनी जरूरी है कि फिशर साहब ने क्या कौन सा, फिशर साहब का मूल समीकरण क्या है? तो फिशर साहब का मूल समीकरण है MV इज इक्वल टू PT, MV इज इक्वल टू PT। और फिशर साहब का संशोधित समीकरण क्या है? तो फिशर साहब का संशोधित समीकरण जो है वो है M डैश V डैश प्लस MV इज इक्वल टू PT। फिशर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी। कीमत स्तर 2 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो सबके पास पैसा आएगा, सभी लोग मांग बढ़ाएंगे, सभी लोग मांग बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मांग ज्यादा हो जाएगी और पूर्ति कम होगा। किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में पूर्ति कम होगी तो वस्तुओं की कीमतों में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा की जो वैल्यू होगी, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो आधा हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेकिन इसी के आधार पे बहुत सारे अर्थशास्त्री इनको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि अरे भैया आप बता तो दिए कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर 2 गुना होगा और मुद्रा की वैल्यू में आधे की कमी आएगी, लेकिन किस तरीके से आएगी ये बात फिशर साहब बता नहीं पाते हैं और इसी कारण से इनकी आलोचना भी होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं और कोई? इजी सी बात है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे है? ये है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में निर्यात, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे है जहां से हम लोग निर्यात करते हैं, तो ये कहाँ पे है? ये है नोएडा में, याद रखिएगा। अगला, मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बेसिकली आपको बताना है। मुद्रा परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में सार्थक नहीं होती है। अब अगर जो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत आप पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप फिशर साहब को जरूर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप फिशर को नहीं समझेंगे तब तक बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। फिशर साहब की 2-3 बातें मूल आपको समझनी चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का क्या मतलब होता है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर क्यों बढ़ेगा और जब कीमत बढ़ता है तो मुद्रा की वैल्यू कैसे कम होती है। ये सारी चीजें जब तक नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए इजी सी बात है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया
कि जब सॉरी हाँ ठीक है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी ना, तो जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो इससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। ठीक है, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो कम होगा। लेकिन मुद्रा के परिमाण में वृद्धि से रोजगार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार या आरबीआई चाहे तो खूब पैसा भारत में छाप के डाल सकता है। ठीक है, भारत चाहे, आरबीआई चाहे या सरकार चाहे तो खूब पैसा भारत में छाप के डाला जा सकता है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10 लाख करोड़, इस तरीके का अमाउंट छाप के हम डाल सकते हैं। लेकिन क्या इससे रोजगार में वृद्धि होगी? क्या नहीं होगी। सरकार लोगों को अगर जो 10-10 लाख रुपए देने लगे, मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, तो अगर जो 15-15 लाख सभी को मिलने लगेगा तो सब तो आलसी हो जाएंगे, घर पे बैठे रहेंगे, अपना दाल चावल खाएंगे, टीवी का आनंद लेंगे और जिंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। उनको फिर कमाने की क्या जरूरत है। तो मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होगी, क्योंकि जब सबके पास पैसा आएगा तो कोई काम नहीं करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा। तो सामान की उपभोग मांग वास्तविक आय पर निर्भर करती है। तो जो सामान, अगर जो किसी वस्तु को आप उपभोग कर रहे हैं तो ये आपकी वास्तविक आय पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न, फिशर के समीकरण में कुल मुद्रा पूर्ति क्या है? ठीक है, फिशर के समीकरण में कुल मुद्रा पूर्ति क्या है? फिशर साहब ने एक पुस्तक लिखा था, अभी तो हम बार बार आपको बता ही रहे हैं, एम भी इज इक्वल टू पीटी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर 2 गुना, मुद्रा की वैल्यू आधी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा यहाँ पे अलग चीज समझिए। फिशर साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कब लिखा था? 1911 में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी फिशर साहब ने लिखा था, और उसी में इन्होंने एम भी इज इक्वल टू पीटी की बात की थी, जिसमें पी को उन्होंने क्या माना था? पी को उन्होंने कीमत स्तर माना था। कीमत स्तर, कॉपी पेन हो तो थोड़ा लिखा करिए, आलसी मत बनिए। पी क्या है? कीमत स्तर है। टी क्या है? एम भी इज इक्वल टू पीटी में, एम भी इज इक्वल टू पीटी में देखिए कि पी क्या है? पी जो है वो कीमत स्तर है। टी क्या है? मुद्रा द्वारा किया गया कुल लेन देन, मुद्रा द्वारा कुल लेन देन लिख लीजिए, कॉपी पेन हो तो। ठीक है, एम क्या होता है? एम वैध मुद्रा की कुल मात्रा। एम क्या है? एम जो है वो है वैध मुद्रा की कुल मात्रा। ठीक है, उसके बाद भी क्या है? मुद्रा का चलन वेग। भी क्या है? मुद्रा का चलन वेग। भी क्या है? मुद्रा का चलन वेग होता है। उसके बाद एम डैश, जिसे इन्होंने बाद में जोड़ा था, जिसे संशोधित समीकरण में एम डैश भी डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पीटी बोला था। तो एम डैश क्या है? एम डैश जो है वो साख मुद्रा की कुल मात्रा है। साख मुद्रा की कुल मात्रा, साख मुद्रा की कुल मात्रा है। और भी डैश क्या है? भी डैश M1 का चलन वेग है, सॉरी एम डैश का चलन वेग है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि सर जी एम भी प्लस एम डैश भी डैश कुल मुद्रा को यही रिप्रेजेंट करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? खूबसूरत सा प्रश्न। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी?
1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये औद्योगिक सहकारी इकाइयों को क्या करता है, औद्योगिक जो जो औद्योगिक सेक्टर है उसको ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। अब एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, एक होता है अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मध्यकालीन ऋण, दूसरा क्या होता है मध्यकालीन ऋण। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। तो इसमें क्या अंतर होता है, इसमें अंतर ये होता है कि जैसे अल्पकालीन ऋण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसान है तो किसान बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि ऐसा है कि हमको अपना अगला फसल बोना है और अगला फसल बोने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने हैं, हमें फसल की सिंचाई करानी है, तो आप हमें 15 महीने के लिए ऋण दे दीजिए। तो 15 मंथ से नीचे के लिए, 15 माह से नीचे के लिए अगर जो आप ऋण ले रहे हैं तो इसे अल्पकालीन ऋण कहा जाएगा। अर्थात किसान जाएगा बैंक के पास, कहेगा कि भैया हमें अगली फसल बोनी है तो अच्छे बीज की जरूरत है, हमें बढ़िया उसमें पानी चलाना है, अपने खेत में सिंचाई की व्यवस्था करानी है, तो आप हमें अल्पकालीन ऋण दे दीजिए ताकि ये फसल जब हम बो लेंगे और इस फसल को बोने के बाद जब इस फसल को काटेंगे और लाभ कमाएंगे तो हम 15 महीने के अंदर अंदर आपका ऋण वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है अल्पकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण का मतलब ये होता है कि आप 15 महीने से ज्यादा या आप 5 वर्ष से के आसपास का ऋण की डिमांड करते हैं या 5 वर्ष से ज्यादा की ऋण की डिमांड करते हैं। इसमें किसान बैंक के पास जाता है और कहता है कि हमको कृषि में यांत्रिकरण लाना है। यांत्रिकरण का मतलब क्या है कि मानव बल और पशु बल के बजाय जब आधुनिक उपकरणों के द्वारा खेती होने लगती है तो उसे कृषि में यांत्रिकरण बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक, देखिए कृषि में यांत्रिकरण बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में कि कृषि यांत्रिकरण क्या होता है। तो जब मानव बल और पशु बल के बजाय आधुनिक उपकरणों से खेती होने लगती है तो उसे कृषि में यांत्रिकरण बोलते हैं। तो जैसे आज से 30-40 साल पहले खेत की जुताई बैल से होती थी, खेत की सिंचाई किससे होती थी, खेत की सिंचाई तालाबों से होती थी या कुएं से होती थी। लेकिन अब कृषि में यांत्रिकरण आ गया, मतलब आधुनिक उपकरणों से हम लोग खेती करने लगे, मतलब अब हम लोग पंपिंग सेट से खेत की सिंचाई करने लगे, ट्रैक्टर से हम लोग खेत की जुताई करने लगे। ठीक है, तो मध्यकालीन ऋण का मतलब ये होता है कि एक किसान बैंक के पास जाएगा, कहेगा कि हमको 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ऋण दे दीजिए क्योंकि हमको ट्रैक्टर खरीदना है, हमको पंपिंग सेट खरीदना है और हम एक फसल काट करके ट्रैक्टर और पंपिंग सेट के लिए जो ऋण ले रहे हैं ये वापस कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा हमें समय दीजिए, 5 साल में हम वापस कर देंगे। तो ये होता है मध्यकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण ऐसा ऋण होता है जो 20 वर्ष से ज्यादा के लिए लिया जाता है। इसमें किसान क्या कहता है, इसमें किसान कहता है कि हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं है, हमारी भूमि उपजाऊ नहीं है, तो उपजाऊ भूमि नहीं है या हमारी भूमि बंजर है तो उसे हम उपजाऊ भूमि बनाना चाहते हैं, हमको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, हम धीरे धीरे 20 साल में आपका पैसा वापस करेंगे, या हमको भूमि खरीदनी है, उसके लिए वो दीर्घकालीन ऋण लेता है। तो जितने लोग भी इस प्रश्न की अगर जो मैं बात करूं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी और ये उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा IFCI। अगला, सहकारी क्षेत्र का बैंक कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ठीक है, तो सहकारी बैंक जो है वो किससे संबंधित है, ये कृषकों को ऋण देने से संबंधित है, कृषक को ऋण देने से ये क्या है, संबंधित है। तो चलिए बताइए, इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां आती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी। ठीक है, ठीक है, ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि संबंधित
साख समितियां, ग्राम स्तर पे कौन होता है, प्राथमिक कृषि साख समितियां होती हैं। जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना, भूमि विकास बैंक, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, आईडीबीआई किसके स्वामित्व में कार्य कर रहा है, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, आईडीबीआई की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो होती है कब होती है बताइए, आईडीबीआई की स्थापना कब होती है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आईडीबीआई अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1976 तक ये किसके हाथों में थी, 1976 तक ये आरबीआई के हाथों में थी। इससे पहले ये किसके हाथों में थी, आरबीआई के पास थी। लेकिन अब ये कहां पे आ गई है, अब ये आ गई है भारत सरकार के हाथ में। ठीक है, अब इस पे स्वामित्व का कार्य कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, भारत सरकार, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा 1976 से पहले आईडीबीआई पे कौन अधिकार रखता था, तो आरबीआई रखता था, देश का केंद्रीय बैंक। लेकिन 1976 के बाद इस पे किसका अधिकार हो गया, सरकार का हो गया। ए, अगला, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, बच्चों वाला प्रश्न है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर हुई थी, शिवरामन कमेटी, शिवरामन कमेटी, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर हुई थी। ठीक है, नाबार्ड क्या करता है, अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में साख का ये सबसे बड़ा संस्था है। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर, बी बोल रहे हैं, बच्चों वाली बात है, 1982 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर हुई थी, तो शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर हुई थी और नाबार्ड अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। अगला, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। एक बार नहीं बहुत बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया, एक बार नहीं बहुत बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, मोहम्मद यूनिस, ये क्या थे, ये एक बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, बांग्लादेश के ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। और 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया है, नोबेल पुरस्कार 2006 में इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए हैं। ये ग्रामीण बैंक व सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने का कार्य किए हैं और उसी के संदर्भ में ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट की अवधारणा लेकर के ये आते हैं। और यही ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था और ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, बार बार ये पेपर में आपके प्रश्न आता है, कई बार आया है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे एक स्ट्रेटजी के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जाते हैं। वहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। थियरी की क्लास होती है, वहाँ पे थियरी की क्लास होती है ताकि आप थियरी को ठीक तरीके से पढ़ें। एक बार थियरी अच्छे से अगर जो आप पढ़ लिए तो बहुत सारी कन्फ्यूजन जो होगी वो आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। A to Z आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। कम से कम इकोनॉमिक्स की 200 क्लास में हर बैच में देता हूँ, नियर अबाउट 200 क्लास में हर बैच में देता हूँ। लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। तो आप अपने समय के अनुसार जितनी बार चाहें जब चाहें क्लास को ओपन करके देख सकते हैं।
कंप्लीट इकोनॉमिक्स का मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि एक तरफ पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ भूलते जाते हैं। तो अगर जो आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़े, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, तो ये भूलने वाली जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट बहुत कंपलसरी है। बहुत बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि टेस्ट ही नहीं देते। जब आप टेस्ट नहीं देते हैं तो एक साल में या 2 साल में जब एक बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, तो उस प्रेशर को आप झेल नहीं पाते हैं, और उससे बहुत सारे प्रश्न जो आप सही भी कर सकते हैं, जिसे आप पढ़े भी हैं, वो भी आप गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप टेस्ट भी दीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे आते हैं, और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या आपको अगर जो किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं लखनऊ में है, ठीक है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग कब स्थापना हुई थी? उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई बताएगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई बताएगा? 1990 में इसकी स्थापना होती है। 1990 में क्या होता है? इसकी स्थापना होती है, और ये छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त प्रोवाइड करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ठीक। और जो लोग भी अभी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट अभी व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिए, जो नीचे नंबर आ रहा है। अभी आपको कुछ देर में 5 या 10 मिनट में बैच में ऐड करा करके सारी बातें बता दी जाएंगी, ठीक है ना? चलिए, भारत कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो अभी तो मैंने बताया कि नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र में वित्त की सर्वोच्च संस्था है। और नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पे? शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे, ठीक है। तो नाबार्ड जो है वो कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। अगला, अग्रणीय बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था। अग्रणीय बैंक योजना का प्रारंभ क्यों किया गया था, कब किया गया था? ठीक, चलिए भाई बताइए। भूपत सिंह जी, प्रियांशु जी, रवि कुमार जी, ललिता साक्य जी, प्रदीप जी, पारस जी, राजकुमार जी, जीतू जी, राधे कृष्ण जी, राजेश कुमार सिंह जी, ठीक है, पूनम कुमारी जी, राजकुमार प्रजापति जी, राजन सिंह जी, रंजीत कुमार जी, सुनीता गुप्ता जी, नीतू जी, अंकित खन्ना जी, विकी जी, नैना यादव जी, चंद्रजीत यादव जी, राकेश विंद जी, ज्योति चौरसिया जी, कृष्णा दुबे जी। तो बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार, इतने सारे लोग क्लास देखते हो, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है बताइए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो लीड बैंक योजना की शुरुआत कब होती है? 1969 में इसकी शुरुआत होती है। 1969 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और लीड बैंक योजना की शुरुआत करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो सरकार का उद्देश्य ये था
कि जिले स्तर पे एक बैंक खोला जाए और ये बैंक निगरानी करेगा कि जो सहकारी बैंक है या चाहे जो व्यापारिक बैंक है या जो अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं वो क्या किसानों को ठीक तरीके से ऋण दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जिले के अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना। तो याद रखिएगा कि लीड बैंक योजना के तहत इसकी शुरुआत कब होती है, 1969 में होती है। और लीड बैंक योजना को शुरुआत करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि प्रत्येक जिले में एक ऐसे बैंक की स्थापना की जाएगी जो सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऊपर निगरानी रखेगा कि ये लोग किसानों को ऋण ठीक तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? ये बच्चों वाला प्रश्न। अब देखिए, एक होता है संस्थागत और दूसरा होता है गैर संस्थागत। ठीक है, ये प्रश्न चूंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्या होता है, एक होता है संस्थागत, दूसरा होता है गैर संस्थागत। तो देखिए, एक क्या होता है, पहले क्या था, आजादी के पहले की बात करें, अर्थात अगर जो 1950 के पहले की बात करें तो इतनी बैंकिंग प्रणाली भारत में विद्यमान नहीं थी। तो गैर संस्थागत साख के स्रोत, गैर संस्थागत साख के स्रोत की अगर जो हम लोग बात करें तो जब हमारे पास इतनी बैंकिंग प्रणाली मजबूत नहीं थी तो उस समय किसानों को या एक व्यक्ति को जब ऋण लेना होता था तो वो किसके पास जाते थे, वो साहूकार के पास जाते थे। ठीक है, वो महाजन के पास जाते थे, महाजन के पास जाते थे, वो पड़ोसी के पास जाते थे, वो रिश्तेदार के पास जाते थे। तो ये क्या हो गया, ये गैर संस्थागत साख के स्रोत है। रिश्तेदार के पास वो जाते थे, ये गैर संस्थागत। और संस्थागत साख के स्रोत क्या होते हैं, संस्थागत साख के स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनके ऊपर प्रतिबद्धता है कि ये किसानों को सुविधाजनक ऋण प्रोवाइड कराएंगे। जैसे बैंक हो गया, जैसे व्यापारिक बैंकें हो गई, वाणिज्यिक बैंकें हो गई, अन्य सहकारी बैंकें हो गई, ये क्या करती हैं, किसानों को सुलभ ऋण प्रोवाइड करती हैं। तो और क्यों ऐसा हुआ, इसलिए कि जब हमें आज़ादी मिली उससे पहले ये साहूकार, महाजन, पड़ोसी और रिश्तेदार ये क्या करते थे, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते थे। और ऐसी स्थिति में बहुत लोगों का, ये लोग गरीब किसानों का शोषण करते थे। फिर बात आती है 1969 में। 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो अब बैंकों की मजबूरी हो गई कि ये किसानों को ऋण देंगे। तो ये क्या पूछ रहा है कि भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो गैर संस्थागत साख के स्रोत कौन से हैं, साहूकार है और महाजन है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, नाबार्ड ऋण प्रोवाइड करता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड अल्पकाल के लिए ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये हाँ चलिए बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो देखिए, कृषि क्रियाओं के लिए भी नाबार्ड ऋण देता है, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए भी ऋण देता है, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए भी ऋण देता है। तो इनमें से सभी जो लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। अगला प्रश्न, चलिए भाई सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए। भूपाल रावत जी, प्रसाद जी, गणपत माली जी, भगवंती जी, भूपत सिंह जी, अर्पिता जी, प्रदीप जी, सदानंद मिश्रा जी, कृष्णा दुबे जी, प्रीति जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब मैं रोज शाम को 7 बजे से क्लास लेने आता हूँ, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, तो 7:10 पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास की, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाल के भारतीय अनुभव के अनुसार रोजगार के अवसर उत्पन्न होने के दर में गिरावट का संबंध आर्थिक वृद्धि की दर में गिरावट से है। क्या ये बात सही है? और ओकुन का नियम यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो ओकुन साहब ने क्या बोला था? ओकुन साहब ने कहा था ना कि अगर जो देश में रोजगार का स्तर गिरेगा, अगर जो रोजगार का स्तर गिरेगा तो आर्थिक समृद्धि की दर में गिरावट आएगी। इजी सी बात है। अरे भैया, जब रोजगार का स्तर कम होगा, जब लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे। जब उत्पादन नहीं करेंगे, तो जब उत्पादन नहीं होगा तो देश में राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगा? और जब राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगा तो देश के आर्थिक वृद्धि में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। जब रोजगार में कमी आएगी तो देश आर्थिक विकास कैसे कर सकता है? जब बहुत सारी बेरोजगारी व्याप्त हो जाएगी तो देश आर्थिक विकास कैसे कर सकता है? यही बात तो आर्थर ओकुन भी कहते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला, अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना का नाम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? तो ये 1989-90 इसी वित्तीय वर्ष में हुआ था, अर्थात 1990 में। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ठीक है, और ये विलय कर दिया गया किसमें? देखिए, एक पहले आप करिए। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि 1999 में ये जो जवाहर रोजगार योजना है, इसका नाम बदल दिया जाता है और इसके जगह पे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1999 में इस जवाहर रोजगार योजना को इसका नाम बदल करके इसे 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में विलय कर दिया गया। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसलिए बनाया गया ताकि ग्रामीण इलाके का विकास किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। आपके पेपर में इस तरीके के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। रोज क्लास होती है, पढ़िए, मजा आएगा, है ना। क्या उत्तर आ रहा है सर? जो खुशी, जो आनंद पढ़ाई में है ना, वो कहीं नहीं है। कभी कभी आपने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि कभी कोई ऐसी चीज आप पढ़ लीजिए जो आपको नहीं आती है, और कभी आप पढ़िए और वो आपको बहुत अच्छे से आने लगे। उस समय आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। उसी स्पिरिट को बनाए रखिए, उसी खुशी को बनाए रखिए। रोज कुछ कुछ पढ़िए, उससे आनंदित होने का प्रयास करिए, उससे खुशी इकट्ठा करने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए, सफलता मिलेगी तभी तो आप खुश होंगे। क्योंकि बेरोजगारी के आलम में जिंदगी कैसे जिएंगे? इतनी सारी महंगाई है और बेरोजगारी की कोई ये कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हम खुश रह लेते हैं, तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है। ठीक है, अगर जो पैसा नहीं है तो कैसे खुश रह सकते हैं भैया? पता चले 20 किलोमीटर दूर जाना है, आपके पास बाइक ही नहीं है, कार ही नहीं है, और 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर का है,
तो पैदल जाएंगे चाहे साइकिल से जाएंगे तो भाई 45 डिग्री में 20 किलोमीटर जाएंगे तो कौन सा आनंद की अनुभूति आप कर लेंगे। तो पैसा नेसेसरी है, खुश रख, पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है, बात ये भी ठीक है, लेकिन जब तक पैसा नहीं है तब तक पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है ना। जब तक पैसा नहीं है आपके पास तब तक जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। पैसा हो जाता है उसके बाद जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, जाइए देखिए कितने सारे लोग हैं, बड़े बड़े महानगरों में देखने को मिलता है कि हजारों लोग सड़कों पे सोए हैं, उनके पास एक फोन नहीं है, ना घर वाले उनको पूछने वाले हैं, ना कोई रिश्तेदार पूछने वाला है, ना ही उनका कोई दोस्त है। तो पैसा कमाना महत्वपूर्ण है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, सी बोल रहे हैं। सी क्यों बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सबसे पहले तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, थोड़ा आराम से करिए, ठीक 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 है ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री, अच्छा ये कौन सा प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार, अच्छा ठीक 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 है ठीक है। तो देखिए अगर जो हम बात करें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी 1997 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके पेपर में पूछता है। और उसके बाद अगर जो बात करें तो इंदिरा आवास योजना, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1999-2000 वाले वित्तीय वर्ष में होती है, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम बात करें कि अंत्योदय अन्न योजना, इसकी भी शुरुआत कब होती है, 2000 में होती है। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की अगर जो हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है, 2001 में होती है। तो आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा, आई होप कि सभी लोग ठीक कर रहे होंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सी ठीक बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अगला। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे। और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक स्ट्रेटेजी के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, छत्तीसगढ़ सेट, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मतलब इकोनॉमिक्स के सारे बैच आपको मिल जाएंगे। और सभी बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी की क्लास करवाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक थियरी कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमेशा आप कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं। एक बार अगर जो आप सिस्टमेटिक वे से थियरी को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ पाए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं, तो आप यहाँ पे एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट भी दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मतलब आप एक ही बार आपको फीस सबमिट करनी है, उसके बाद कभी भी दोबारा आपको फीस नहीं सबमिट करना है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तब तक आप पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस 2000 रुपये है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपने कोर्स को चुनिए, उसको परचेज करिए, और कोर्स को परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको बैचेज में ऐड कर दिया जाएगा। और या कोई भी आपकी इंक्वायरी है या आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।